हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, अपग्रेड उमंग पर आपका बहुत 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 स्वागत है। ये तीसरी क्लास होने वाली है बेसिकली, और हम डिस्कस कर रहे थे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के ऊपर। ये चैप्टर 1 है और इसके तहत हमने ऑलरेडी 2 चीज़ें डिस्कस कर ली है, मतलब 2 क्लासेस हो गई हैं आपकी। पहली में हमने डिस्कस किया था फ्रांस की क्रांति और जो भी उसके परिणाम वगैरह रहे हैं और उन्होंने क्या क्या किया। फिर हमने फेडरिक सोरू वाली मूर्ति के बारे में भी डिस्कस किया फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, उनकी कैसे कैसे जर्नी रही उनकी, और लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे वाटरलू का युद्ध जो कि 1814-15 में हुआ था, 1814-15 में। फिर से एक बार क्विक रिकैप करेंगे पिछली दोनों क्लासों का। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 1799 में, उसके बाद में लुई 16 वगैरह को जो मृत्युदंड दिया जाता है। यहाँ पे एक बात है कि मैंने दोनों क्लासों में शायद फ्लो में फांसी का बोल रखा है। लुई 16 को फांसी नहीं दी जाती है, उसको है ना गिलोटिन पे चढ़ा जाता है, मतलब दोनों साइड रॉड्स होते हैं, उसको बीच में रखा जाता है और फिर उसकी गर्दन जो है वो क्रूरता से काट दी जाती है। तो वो वाली प्रोसेस के साथ उसको मृत्युदंड दिया जाता है। अब फांसी वो निकल गया होगा फ्लो में, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1799 में। फिर हमने पढ़ा था नेपोलियनिक कोड, जो नेपोलियन संहिता लागू की थी वो थी 1804 यानी कि 1804 में। फिर हम पढ़ रहे थे वाटरलू का युद्ध 1814 और 15 में। जो 4 नेशंस थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया, इन चारों ने मिलकर क्या किया था, नेपोलियन के खिलाफ युद्ध किया था। और वो युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है? वाटरलू का युद्ध। क्या कहलाएगा वो? वाटरलू युद्ध। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, बाकी कोई डाउट्स, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और हमने एक और बात पढ़ी थी 1848 में, जो कि आपके चैप्टर में फर्स्ट में दे रखी है, फेडरिक सोरू द्वारा बनाई गई जो मूर्ति है मातृ देवी की, और वो एक चित्रों की श्रृंखला है, 4 चित्रों की श्रृंखला, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। वो कौन थे? फ्रांस के दार्शनिक थे और उनका नाम था फेडरिक सोरू, चित्रकार और दार्शनिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब कोई भी संधि होती है तो उस संधि के बाद में क्या होता है, नहीं कोई भी युद्ध होता है सॉरी, तो उसके बाद में क्या की जाती है? एक संधि की जाती है। जब कोई भी युद्ध होगा या फिर कोई भी जैसे वर्ल्ड वार 1 हो गया, 2 हो गया, कोई भी वार होता है, कोई भी युद्ध होता है, तो उसके बाद में क्या किया जाता है? जब युद्ध ख़त्म हो जाता है तो एक कंपनसेशन देने के लिए या फिर उन दोनों में जो भी किस चीज़ को लेकर लड़ाई हुई थी उस चीज़ को सुलझाने के लिए, हार जीत का फैसला करने के लिए आप कह सकते हो। जो हार जीत का फैसला हो चुका है युद्ध में, उसके बाद जो जीती हुई पार्टी है या पार्टी ए है, वो पार्टी बी से क्या करेगी? अपना जो भी खर्चा है, वो मुआवजा है वो, या कंपनसेशन कह दो उसको, वो वसूल करेगी। ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे ट्रीटी, हिंदी में कहे तो संधि। क्या अब हो गया युद्ध, तो हम जीत गए, जो भी हमारे लगा है या जिस चीज़ के लिए वो लोग युद्ध कर रहे थे वो चीज़ वो लोग मांगेंगे। जैसे कि अब हमारे यहाँ है कि चित्तौड़ है, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है, तो इन्होंने अगर इस पे आक्रमण किया है, ठीक है, इन्होंने अगर इन पे आक्रमण किया है, हालांकि इन्होंने वापस खदेड़ दिया है, इनको हार गए हैं ये लोग, तब तो ये लोग चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन इन्होंने आक्रमण किया है और ये जीत गए हैं, तब ये क्या करेंगे कि इनके जो क्षेत्र है या फिर इनकी जगह है उस पर अपना अधिकार बताएंगे, और उनको क्या करेंगे? मिलजुल के बैठ के एक जगह पे एक संधि की तरह तय करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से किसको देनी है, किसको रखनी है, कितना युद्ध का मुआवजा देंगे ये लोग। ये चीज़ें जो डिस्कस होती है ना, वो होती है ट्रीटी में डिस्कस, एक संधि होती है। ठीक है, आप 10th में हैं तो आपको ये बताना इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संधि क्या होती है। ठीक है, तो जब संधि होती है तो वाटरलू के युद्ध के बाद भी एक संधि हुई थी, और वो संधि हुई कहाँ पे थी? वियना नामक जगह पे। बाइलिंगुअल है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वियना नामक स्थान पे चली थी। तो वियना नामक स्थान पे क्या डिसाइड किया इस संधि के तहत, वो हम आज पढ़ेंगे बेसिकली। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लुई 18 के बाद में, जो वियना संधि के बाद में क्या होगा? रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की होगी, राजशाही को क्या किया जाएगा? वापस रिस्टोर किया जाएगा, फ्रांस में राजशाही की पुनः स्थापना की जाएगी।
तो उसके बाद में 2 राजा आएंगे, एक तो मेनली लुईस 18 और चार्ल्स दशम, जिसको हम चार्ल्स 10th भी कहते हैं। तो वो दोनों राजा आएंगे, उन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेटरनिक की जो व्यवस्था थी, मेटरनिक अरेंजमेंट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पढ़ लेंगे वियना संधि के बारे में। वियना संधि के तहत 3 मेन काम हुए थे। फर्स्ट जिसको कह देंगे कि राजशाही की पुनः स्थापना, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि रूढ़िवादी, ठीक है। और क्या होगा, एक और काम होगा, जो राजशाही की पुनः स्थापना जब होगी तब एक राजवंश आएगा, बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना। तो ये इसी में आ गया बेसिकली। ये पार्ट को आप इसी पार्ट में लिख सकते हो, नीचे ये लिखना, फिर नीचे ये लिख सकते हो, ठीक है। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट काम हुआ था वो क्या हुआ था, ये दोनों तो एक में ही है, इसको भी 1 लगा लो, इसको भी 1 लगा के नीचे लिख लेना, ये सेकंड है। और थर्ड एक जो काम हुआ था वो क्या हुआ था कि फ्रांस के द्वारा या फिर नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो जीते गए क्षेत्र हैं, आसपास के क्षेत्र मेटरनिक ने जो आक्रमण करके जीते थे अपने लिए, फ्रांस में मिलाया था जिनको, उनको क्या किया गया, चारों अलग अलग स्टेट्स ने बांट लिया उनको। कौन कौन थे उसमें, ऑस्ट्रिया था, रशिया था, प्रशिया था और ब्रिटेन था। छोटे छोटे देश हैं लेकिन बहुत यूरोप से तबाही, पूरे विश्व में तबाही मचाई थी इन लोगों ने। ऑस्ट्रिया तो ऑस्ट्रिया हो गया, रशिया, रूस, प्रशिया और ब्रिटेन तो आपको पता ही है, ठीक है। ये नाम हो गए इनके। तो ये जो चारों थे, इन्होंने क्या किया, फ्रांस के आजू बाजू के जो क्षेत्र थे, वो जो आसपास के क्षेत्र जो नेपोलियन ने जीत रखे थे, उनके चारों तरफ फ्रांस के अपनी अपनी टेरिटरीज क्या कर ली थी, बना ली थी, अपने अपने गढ़ स्थापित कर लिए थे वहाँ पे, ताकि फ्रांस क्या नहीं कर सके, फ्यूचर में आगे ना बढ़ सके, आगे बढ़ के अपनी वृद्धि ना कर सके। इसलिए क्या किया गया, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया और ब्रिटेन। और ये संधि किसने की थी, मेनली इसमें हेड अगर कह दे या फिर पंचायत जो कि सारी मेन किसकी थी, तो वो थी मेटरनिक की। मेटरनिक का एक मूल मंत्र था कि मेटरनिक कभी भी चेंज नहीं चाहता था, वो बिल्कुल भी चेंज को अलाउ नहीं करता था, कोई भी चेंज हो उससे सहन नहीं होता था। ये चीज़ उसकी कह देंगी, क्योंकि ये क्या था, एक प्रतिक्रियावादी इंसान था। कौन था ये, प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनिस्ट था एक तरह से, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वियना संधि के बाद हुआ क्या था। वियना संधि हो गई 1815 में। तो 1815 में राजवंश की स्थापना हुई, वापस बुर्बो राजवंश आया फॉर्म में। तो जो राजशाही में बुर्बो राजवंश आया, उसका कौन सा राजा आया फॉर्म में वापस, लुईस 16। कौन सा आया, लुईस 18, सॉरी लुईस 16 को तो क्या कर दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था ना 1789 के बाद 1793 में, ठीक है। तो लुईस 18 आया था। लुईस 18 भाग्य से कह दो अच्छा राजा था। इसने क्या किया, एक तो फर्स्ट काम इसका जो अच्छा है वो क्या है, रिएक्शनिस्ट और रिफॉर्मिस्ट। रिएक्शनिस्ट से तात्पर्य है प्रतिक्रियावादी, रिफॉर्मिस्ट से तात्पर्य है उदारवादी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रतिक्रियावादी से तात्पर्य क्या है कि जो लोग बिल्कुल भी चेंज को इन्वॉल्व नहीं करते, उनको थोड़ी सी भी चेंजेबल चाहिए तो वो मानेंगे ही नहीं बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए, उनको जैसा था जैसा है वैसा ही चाहिए। तो वो क्या होते हैं, प्रतिक्रियावादी।
उदारवादी जो भी नई चीज़ आ रही है जो हमारे भले के लिए है उसको क्या करो, अपनाओ और उसमें चेंजेस करो अपने सिस्टम में, वो होते हैं उदारवादी। तो इन दोनों के बीच में क्या करने लग गया, वो तालमेल बिठाया। किसने? लुईस 18 ने, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने से आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो गई उसकी। फिर उसने एक और काम किया, संविधान में सुधार किए। जो रूल्स थे, जो काफ़ी कट्टर रूल्स हैं, उनको सुधार किया। चर्च का इन्फ्लुएंस कम किया। चर्च, हिंदी में तो पता नहीं, चर्च लिख देती हूँ मैं। चर्च का जो दबाव था, जो चर्च के जो इन्फ्लुएंस थे, उसको कम किए। संविधान सुधार किए। संविधान सुधार को हम इंग्लिश में क्या कह देंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या किए उसने? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो लुईस 18 हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्या था, एक ओवरऑली बेटर राजा था, एक ओवरऑली बेटर किंगशिप उसने अरेंज की, बहुत ही बेटर तरीके से उसने फ्रांस को हैंडल किया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि ये राजा कब बने? 1815 में, और उनकी डेथ हो जाती है इनकी 1824 में। इनकी डेथ कब हो जाएगी? 1824 में। जब इनकी डेथ होगी तो जो राजशाही है, जो शासन है, जो किंगशिप है, किंगशिप किसको हैंडल कर दी जाएगी? किंगशिप किसको हैंडल कर दी? मैंने अभी पहले नाम बताया था, चार्ल्स दशम। किसको हैंडल कर दी जाएगी? चार्ल्स दशम को हैंडल कर दी जाएगी। और चार्ल्स दशम बाद में क्या क्या करते हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए अपग्रेड उमंग के साथ।